हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न मैंने 2016 से लेकर के 2012-14 तक के प्रश्न पत्रों से लिए हुए हैं। विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी न्यायिक सेवा परीक्षा का एग्जाम देने से पहले आप इन प्रश्नों को जरूर फॉलो करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि लॉ का सिलेबस काफ़ी लिमिटेड रहता है और ज़्यादातर सवाल पुराने प्रश्न पत्रों से या पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर लगभग 50% सवाल आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तित हुआ था। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ था, तो 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि कैसी विधि है। तो साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आपको यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो ये जो विधि है ये प्रक्रिया विधि है। दो तरह की विधियां होती हैं, एक होती है प्रक्रिया विधि और एक होती है मौलिक विधि। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रिया विधि है, क्योंकि ये प्रोसीजर को बताती है, साक्ष्य के संबंध में प्रोसीजर को बताती है कि किस प्रकार से एविडेंस की प्रोसीजर रहेगी। ठीक उसी प्रकार से सीआरपीसी और सीपीसी ये भी प्रक्रिया विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य कैसा है। तो चिकित्सकीय साक्ष्य का जो मूल्य है ये केवल एक संपोषक मूल्य है। तो साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य केवल एक संपोषक मूल्य है, क्योंकि साधारणतः चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य केवल संपुष्टि कारक होता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि चोटें उस हालत में पहुंचाई गई थी जिस हालत में वह आरोपित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वाद में एक पक्षकार के द्वारा अविकथित और प्रतिपक्षी के द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है। अर्थात किसी वाद में एक पक्षकार, एक वादी और दूसरा हुआ प्रतिवादी। तो वादी के द्वारा जो अपने कथन कहे जाते हैं वह, और जो प्रतिपक्षी के द्वारा जिन कथनों को अस्वीकृत या डिनाई कर दिया जाता है, ऐसे तथ्यों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे तथ्यों को विवादक तथ्य कहा जाता है। विवादक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनमें कि एक पक्षकार के द्वारा कुछ तथ्यों को अपने वाद पत्र में लिखा जाता है और दूसरे पक्षकार उन तथ्यों को डिनाई करता है। विवादक तथ्य का तात्पर्य उन तथ्यों से होता है जो कि जिसमें कि किसी वाद के एक पक्षकार द्वारा उसका प्रत्याख्यान किया जाता है और दूसरा पक्षकार उसे या तो स्वीकार करता है या इनकार करता है। और अधिक हम सरल शब्दों में इसको समझें तो बात यह है कि जिस विषय पर दो पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है या जो तथ्य विवादग्रस्त होते हैं वे तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को शामिल किए जाने की तिथि है 10 अक्टूबर 2000 को धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि कब पर ख की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य हो सकते हैं। क पर आरोप है कि उसने ख की हत्या की है, तो उसके विचारण में आपको ये 4 नीचे तथ्य दिए हुए हैं। इन तथ्यों के विषय में पूछा जाए कि कौन से विवादक तथ्य हो सकते हैं। पहला यह कि क ने ख की हत्या की है। दूसरा है कि क एक ईमानदार व्यक्ति है। सी है कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और क को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। देखिए, यहाँ जो हत्या को लेकर के बात कही गई है, तो हत्या को लेकर के बात बन रही है। तो पहला है कि क ने ख की हत्या की है और तीसरा है कि क को ख से गंभीर या अचानक प्रकोपन मिला होगा जिस कारण से हो सकता है कि उसकी हत्या कर दी गई हो। तो यहाँ केवल ये 2 तथ्य मिलते हैं, पहला और तीसरा। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर बी, पहला और तीसरा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विवादक तथ्य का दृष्टांत ख की हत्या का क अभियुक्त है, उसके विचार में निम्नलिखित विवादक तथ्य हो सकते हैं कि क ने ख की मृत्यु कारित की, क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था। ये विवादक तथ्य बनते हैं कि मृत्यु कारित की, उसका आशय मृत्यु कारित करने का था। और यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला हो, और यह कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय चित्त विकृतता के कारण वह उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। नेक्स्ट है RS मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है। इसमें आपका सही आंसर है टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 के मामले में अब निर्धारित किया गया कि टेप रिकॉर्ड साक्ष्य हो सकते हैं, किंतु केवल उस साक्षी के कथन
की संतुष्टि में जो कि यह कहता है कि उसके और दूसरे वक्ता के बीच में वही बातचीत हुई थी जो कि टेप द्वारा अभिलिखित की गई थी। केवल वहां तक संभव है जबकि वही बातचीत होनी चाहिए जो कि वास्तव में उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्न में से कौन एक न्यायालय पद की परिभाषा में सम्मिलित नहीं आता है, सम्मिलित नहीं है? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, सभी उपभोक्ता फोरम तथा विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति। इसका सही आंसर है सी, सभी उपभोक्ता फोरम, क्योंकि सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट तथा विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए कोई भी अधिकृत व्यक्ति मजिस्ट्रेट की या न्यायालय पद की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा? इसका सही आंसर है सी, धारा 5। धारा 5 में यह बताया गया है कि किसी भी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनिस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्ष्य अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो कि संबंधित तथ्य और कार्य अर्थात रेस जस्टिस से संबंधित है? रेस जस्टिस से जो धारा संबंधित है वो है धारा 6। धारा 6 कहती है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी भी विवादक तथ्य से उस प्रकार संबंधित हैं या संसक्त हैं जो कि वे एक ही समयवार के भाग हैं, तो वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वह उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय या स्थानों पर घटित हुए हों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो कि एक ही समयभार का भाग है निम्न में से किस धारा में बताया गया है? तो एक ही समयभार के भाग के संबंध में धारा 6 बताती है, जो कि मैं अभी आपको ऊपर के प्रश्न में बता चुका हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ दिए हुए में आशय, हेतु, तैयारी और आचरण। यहाँ आशय धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में 3 प्रकार के तथ्यों की सुसंगति के बारे में नियम बनाए गए हैं। पहला है हेतु, दूसरा है तैयारी तथा तीसरा है आचरण जो पूर्व या बाद का हो सकता है। नेक्स्ट है कि शिनाख्त परेड ली जा सकती है केवल पुलिस अधिकारी के द्वारा, केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा, केवल लोक सेवक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो शिनाख्त परेड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में बताया गया है। रामकृष्ण बनाम राज्य AIR 1953 बिलासपुर 3 के मामले में अब निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति परीक्षण शिनाख्त परेड शिनाख्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाषक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पूछा गया है? तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि अर्थात तात्पर्य है कि आप कहीं घटना के समय उस जगह उपस्थित नहीं थे, कहीं अन्यत्र उपस्थित थे, तो अन्यत्र उपस्थित होने के अभिभाषक के संबंध में धारा 11 बताती है। तो धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं? यदि वे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनिस्तित्व उत्पन्न करते हैं, अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाते हैं। प्रोफेसर विगमोर के अनुसार तर्क के निम्नलिखित 5 मामले बताए गए हैं। आरोपित व्यक्ति का घटना स्थल से अन्य स्थल में होना, पति की अनुपस्थिति, अविकथित मृतक व्यक्ति का मृत्यु समय के पश्चात जीवित पाया जाना तथा अपराध का अन्य द्वारा कायद किया जाना और आत्महत्या या अन्य स्वीकृति क्षति। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य से असंगत हैं सुसंगत नहीं होंगे। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत हैं यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनिस्तित्व का अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य करते हैं। तीसरा है कि कोई भी तथ्य जो कि किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करते हैं सुसंगत हैं। और डी है कि स्वीकृत या स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रभावित हो सकेंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए कि वे तथ्य जो कि किसी विवादक तथ्य से असंगत हैं सुसंगत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो स्वीकृति को धारा 17 परिभाषित करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई भी अनुमान इंगित करता है
और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो धारा 18 से लेकर के 20 में वर्णित है। अर्थात धारा 18 से लेकर के 20 तक कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें के स्वीकृति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? तो वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है ऐसा व्यक्ति ही केवल स्वीकृति कर सकता है। स्वीकृति किए जाने के विषय में धारा 18, 19 और धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? कार्यवाही के पक्षकार कर सकते हैं, पक्षकारों द्वारा के प्राधिकृत अभिकर्ता कर सकते हैं, ऐसे पक्षकार जो कि प्रतिनिधि की हैसियत से हैं वे कर सकते हैं, तथा ऐसे व्यक्ति जिनका की कार्यवाही की विषय वस्तु में संपत्ति या धन संबंधी हित होता है वे भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके वाद के पक्षकारों को वाद की विषय वस्तु में हित उत्पन्न हुआ हो वे कर सकते हैं, तथा अन्य व्यक्तियों के कथन या स्वीकृतियां निम्नलिखित परिस्थितियों में ग्राह्य होती हैं। यदि ऐसी स्वीकृतियां उन व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत हैं और यदि ऐसे कथन उस व्यक्ति की स्थिति और दायित्व के अस्तित्व के समय पर किए गए हों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? यह था उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय का वाद। अगला है, मृत्युकालिक कथन हो सकता है। मृत्युकालिक कथन मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में हो सकता है तथा उपयुक्त सभी। तो मृत्युकालिक कथन मौखिक, लिखित तथा संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में हो सकता है। इस अतः सही आंसर है हमारे यहाँ बड़ी। मृत्युकालिक कथन के लिए किसी भी विशिष्ट प्रारूप को नहीं अपनाया जाता है। यह लिखित, मौखिक या अंशतः लिखित या मौखिक हो सकता है। दूसरी ओर न तो लिखित और न ही मौखिक परंतु संकेतों के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? तो यह है धारा 38। साक्ष्य अधिनियम की धारा 38 के अनुसार जबकि न्यायालय को किसी भी देश की विधि के बारे में राय बनानी है तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो कि ऐसी किसी भी पुस्तक में अंतर्विष्ट है तो जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित और ऐसी किसी भी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य है और ऐसे देश के न्यायालय के किसी भी विनिर्णय की कोई भी रिपोर्ट जो कि ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट तात्पर्य होने वाली किसी भी पुस्तक में अंतर्विष्ट है यह सुसंगत मानी जाएगी। प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है विदेशी विधि पर, विज्ञान या कला पर, भारतीय विधि पर तथा अंगुली चिन्हों पर। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय भारतीय विधि को छोड़कर के विदेशी विधि पर, विज्ञान एवं कला पर तथा अंगुली चिन्हों पर ली जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा साक्ष्य विधि अधिनियम 1872 की धारा 53A जोड़ी गई थी? तो ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A जोड़ी गई थी। प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील का साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? तो यह है धारा 53A, जिसमें कि नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील की जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में विवेचना की गई है? तो ये धारा 55 में विवेचना की गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के अनुसार सिविल मामले में यह तथ्य कि किसी भी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे कि नुकसानी की रकम पर जो कि उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत होगी। अगला सबूत के विषय में है, धारा 56 से 100 तक पूछे गए हैं। इसमें यह प्रश्न आपको मैचिंग के लिए दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2, जहां पर दस्तावेज को धारा 3 के साथ मिलाया गया है तथा प्राथमिक साक्ष्य को धारा 62 के साथ मिलाया गया। ये ठीक है, दस्तावेज धारा 3 के साथ है तथा प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 के साथ। आगे द्वितीय साक्ष्य को धारा 63 में तथा मौखिक साक्ष्य को धारा 60 में मिलाया गया है। तो ये चारों ही कथन आपस में जो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है ये बिल्कुल ठीक है। ABCD के साथ में 1 2 3 4 सीधे सीधे मैच कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं धारा 3 दस्तावेजों के लिए है, धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य के लिए है, धारा 63 द्वितीय साक्ष्य के लिए है और धारा 60 मौखिक साक्ष्य के लिए है। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? गिरफ्तारी का वारंट, आरोप पत्र, सब परीक्षण की रिपोर्ट तथा एक पंजीकृत विक्रय लेख। तो देखिए सब परीक्षण की जो रिपोर्ट है ये एक लोक दस्तावेज नहीं है, बाकी गिरफ्तारी का वारंट, आरोप पत्र तथा एक पंजीकृत विक्रय विलेख ये लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित है? धारा 81 क, धारा 85 क, धारा 88 क तथा 85 क। तो इसका सही आंसर है डी, धारा 85A। साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A के अनुसार न्यायालय यह उपधारणा करेगा के, करेगा, कर सकेगा नहीं लिख रहा है, करेगा
कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कि पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को अंतर्विष्ट करने वाला करार होना तात्पर्य है। इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के साथ में किया गया था। तो न्यायालय उपधारणा करेगा, अर्थात उसे करनी है। आगे है कि साक्ष्य का पेश किया जाना उसके प्रभाव के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की उपधारणा सम्मिलित है या उपबंधित है? तो जीवन की उपधारणा धारा 107 में उपबंधित है, जिसके माध्यम से दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था। तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो कि उससे प्रतिज्ञात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? अर्थात कब्जे के संबंध में पूर्ण स्वामित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के विषय में बताती है, वो है आपकी धारा 110। धारा 110 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर कि उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो यह प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति यह कहता है कि अमुक व्यक्ति या ए व्यक्ति अभिव्यक्ति ये संपत्ति का स्वामी नहीं है, तो वही इस बात को सिद्ध करेगा जो ऐसी बात कहेगा। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? धारा 112, धारा 150, धारा 50, धारा 114 तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका सी, धारा 114। मनमोहन सिंह बनाम रजनीकांत AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 2933 के मामले में यह निर्णित किया गया था कि जब साथ साथ रहने वालों का रिश्ता काफी समय के लिए चल चुका हो तो उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसका कि कोई भी पक्षकार जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए। अतः ऐसे रिश्ते में विवाह की उपधारणा पैदा होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 ये विधिक कल्पनाओं का सृजन करती है, अवधारणाओं का उपबंध नहीं करती है। DNA परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है तथा किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबंध करती है। इसका सही आंसर है ए कि विधिक कल्पना का सृजन करती है। कि धारा 112 के अधीन उपधारणा है कि विधि की निश्चायक उपधारणा है जिसे कि विवाह के पक्षकारों का उस समय परस्पर पहुंच न होने के सबूत के द्वारा ही विस्थापित किया जा सकता है, जबकि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पति उस बच्चे का पिता हो सकता था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न कौन सी धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 के द्वारा अंतःस्थापित की गई है? यह है धारा 113B जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 के द्वारा अंतःस्थापित की गई है। यहाँ ऑप्शन ए बी और सी दोनों में इस तरह दिया हुआ है, तो एक बार आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 113B है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113B दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा को अंतःस्थापित किया गया था। प्रश्न है कि शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद किससे संबंधित है? तो ये वाद विबंध से संबंधित है और विबंध को धारा 115 में परिभाषित किया गया है। आगे है बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों के द्वारा साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य कैसा साक्ष्य कहलाता है? तो ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाता है और इसके संबंध में धारा 119 प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है वह अपनी बात को लिख करके या इशारों के द्वारा किसी भी तरीके से बतावे तो वो धारा 119 के अंतर्गत एक मौखिक साक्षी द्वारा या एक मुख्य साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य होगा और वह मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आएगा। कथन यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतु स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। धारा 132 से प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध जो गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और इसका दूसरा कारण दिया हुआ है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की भांति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करना। उपरोक्त में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है तथा ए सही है किंतु आर गलत है तथा ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। धारा 132 ये कहती है साक्ष्य अधिनियम की कि इस आधार पर कि उत्तर साक्षी को अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। अर्थात उसको उत्तर देने के लिए वो ये सोच है कि मैं उत्तर नहीं दूं तो ऐसा नहीं हो सकता है, परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे कि देने के लिए कोई भी साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोग के अध्याधीन नहीं करेगा और न ही ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी भी दंडिक कार्रवाई में साबित किया जाएगा।
आगे है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी भी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई भी विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। इसका सही आंसर है धारा 134। धारा 134 ये प्रावधान करती है कि किसी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई भी विशिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? तो इसके संबंध में धारा प्रावधान करती है 154। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अनुसार न्यायालय उस व्यक्ति को जो कि साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई भी ऐसा प्रश्न करने के लिए अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो कि प्रतिपक्षी के द्वारा प्रतिपक्षा में किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में स्मृति ताजा करने के संबंधी प्रावधान दिया हुआ है? तो स्मृति ताजा करने का प्रावधान धारा 159 में दिया हुआ है। धारा 159 के अनुसार कोई भी साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है किसी भी ऐसे लेख को देख करके जो कि स्वयं उसने उस सोमवार के समय पर या जिसने के संबंध में उसने प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात बनाया हो, क्रियान्वयन इसे संभाव्य समझता हो कि न्यायालय उसे संभाव्य समझता हो कि वह समयवार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को वह ताजा कर सकेगा। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई भी नवीन विचार नहीं होगा? यह है धारा 167। आगे हम 2014 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। धारा 1 से 4 तक आधारित ये प्रश्न है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का जो प्रयोजन है क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो साक्ष्य विधि का उपलब्ध व परिभाषित एवं संशोधित करना, साक्ष्य विधि को उपलब्ध व समेकन करना, साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना तथा साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना। तो सही आंसर है डी, साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना। साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य को विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्यों की उपधारणा। तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है, विधि के प्रावधान पर आधारित है, वह होती है जिसका कि न्यायालय अपेक्षा नहीं कर सकता और की स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। तो सही आंसर है ए कि तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति के विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि यह प्रश्न के क्या ए का बलात्संग किया गया था और यह तथ्य के बिना शिकायत या प्रवाद किए उसने कहा कि उसके साथ बलात्संग किया गया है। सुसंगत है, आचरण के रूप में है, ग्राह्य है, आचरण के रूप में है और आचरण के रूप में है, सुसंगत नहीं है तथा जांच का विषय है। तो सही आंसर है सी, आचरण के रूप में है, सुसंगत नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि धारा 8 का दृष्टांत है ये कि यह तथ्य के अविकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में प्रवाद किया कि वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें कि यह प्रवाद किया गया सुसंगत है। और यह तथ्य कि उसने प्रवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है और धारा 8 के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, यद्यपि धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 57 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 की कोई भी बात किसी भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील की किसी भी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट वाली नहीं मानी जाएगी जिसका कि साक्ष्य देने के लिए उसे विवश किया जा सकता है। ऐसा उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो ये उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 का स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 23 की कोई भी बात किसी भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी भी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए वो धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। आगे कौशल लाभ बनाम मुंबई राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 22 का बाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? तो यह वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है।
कौशलराव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 21 के मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने ऐसी परिस्थितियां बतलाई जो कि मृत्युकालिक कथन के मूल्य को कम करती हैं, जैसे कि कथन प्रथम अवसर पर नहीं किया गया था, या कि हित रखने वाले व्यक्तियों ने कथन मृतक के मुंह में भर दिया था, या मृतक का कथन सूचक प्रश्नों के कारण हुआ था, और कहा कि इन प्रतिबंधों को छोड़कर के कोई भी ऐसा अत्यंतिक नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन बिना स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन के स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही उसके आधार पर सजा देनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य है या अनुमन्य है? यह है धारा 32(2) के अनुसार। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? यह है डी, राजस्व विषयक अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अनुसार सर्वबंधी निर्णय जो कि किसी व्यक्ति की हैसियत या विधिक चरित्र के बारे में होते हैं, वह केवल निम्न प्रकार के न्यायालय सुना सकते हैं: प्रोबेट अधिकारिता, विवाह विषयक अधिकारिता, नवाधिकरण विषयक अधिकारिता तथा दिवाला विषयक अधिकारिता। नेक्स्ट है कि जब न्यायालय को किसी भी व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय जाननी हो तब प्रमाणित कर्ता अधिकारी की राय जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए थे विवादक तथ्य है, सुसंगत तथ्य है या साबित तथ्य है, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है सुसंगत तथ्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 47(a) के अनुसार जबकि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय जाननी होती है तो वह प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या प्रमाण पत्र जारी किया था उसकी राय सुसंगत मानी जाएगी या वो राय उसकी राय जो सुसंगत तथ्य है। प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार किसी तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, तो ऐसे तथ्य जिन्हें कि साबित करना आवश्यक नहीं होता है तो ऐसे तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करता है। प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अपेक्षा शब्दावली का अभिप्राय क्या है? तो न्यायिक अपेक्षा शब्दावली का अभिप्राय होता है कि किसी भी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना उसे न्यायिक अपेक्षा कहते हैं। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है मौखिक साक्ष्य का, दस्तावेजी साक्ष्य का, द्वितीयक साक्ष्य का तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का, तो इसका सही आंसर है डी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। नेक्स्ट है कि जहां के कोई भी मूल दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है वहां इसकी हर एक प्रति उस दस्तावेज की प्राथमिक साक्ष्य होगी, तो सही आंसर है ए कि हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 का स्पष्टीकरण 1 के अनुसार जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया जाता है वहां एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकती है? तो यह है धारा 65(b) के प्रावधान के अनुसार। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(b) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को किस ढंग से साबित किया जा सकता है? तो धारा का प्राथमिक उद्देश्य द्वितीयक साक्ष्य को मान्यता देना है और द्वितीयक साक्ष्य से साबित करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में प्रदान की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 85(a) के अनुसार न्यायालय के द्वारा किस प्रकार के करार की अवधारणा की जा सकेगी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक करार की अवधारणा की जा सकेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष पुराना यदि कोई दस्तावेज है तो इसका सही आंसर है सी, 5 वर्ष पुराना। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार जहां कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कि 5 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है या साबित किया गया है किसी भी अभिरक्षा में पेश किया जाता है तो जैसे कि न्यायालय विशेष मामले में समुचित समझता है वहां न्यायालय अवधारणा कर सकेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होना तात्पर्य है और उसके द्वारा या इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार किया गया था, तो इसका टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यह सूत्र के लिखित दस्तावेजों को लिखित के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में दिया गया है? यह धारा 91 में दिया गया है कि विधि की एक सूक्ति है जो भी बात लिखित होती है उसे लिखित के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 में उपबंधित है। दहेज मृत्यु की उपधारणा जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B में निहित है को जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया था 1986 के द्वारा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति की पति या पत्नी ये सक्षम साक्षी होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। यह सूत्र संबंधित है। किस धारा से संबंधित है इसके विषय में पूछा गया है। यह धारा 123 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो यह है धारा 23 जो कि आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। बाकी धारा 27, 53 तथा 133 तीनों ही आपराधिक मामलों से संबंध रखती हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं इसे बताती है। धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी इसको बताती है। धारा 53 दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छाशील सुसंगत है के विषय में बताती है। तो तथा धारा 133 से अपराधी के विषय में बताती है। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पर ए धारा 23। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम और नए प्रश्न लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। सो प्लीज़ आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वे कृपया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे कि नई नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।